बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब वॉइस क्लियर है क्या? आप बताइए मुझे। करें स्टार्ट। अब तो सब ठीक है ना? ठीक ठीक, ओके। तो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग पहले आज मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी मेमोरीज होती हैं, कितने टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उनमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखना है, प्लस उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में भी आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मेमोरी। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेसिक अगर हम देखें तो कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी होती है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार की मेमोरी आप में से सभी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होती, लेकिन इस प्रकार की मेमोरी जो होती है ये जनरली जनरली ऐसा सभी स्टूडेंट्स ने देखी होती है, क्योंकि ये आपको सीडी या डीवीडी प्लेयर दिखाई दे रहा है, ये आपको पेन ड्राइव दिखाई दे रही है, ये आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसका ओपन वाला पार्ट है। मतलब हार्ड डिस्क आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है उसमें जो है वो आपका एक रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये रोटेट ये दिखाई दे रहा है, इसके बीच में शाफ्ट लगा हुआ, इस पे ये रोटेट होता है, फिर नोब चलती रहती है इस पर। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। और जब प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से आप देखेंगे कि रैम और रोम टाइप की आपकी मेमोरीज होती है जो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इनको डिटेल करेंगे, समझेंगे क्या डिफरेंस है इनमें और किनको प्राइमरी बोला जाता है, किनको सेकेंडरी बोला जाता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में अगर ये चार्ट आप रीड कर पा रहे हैं, पहले मुझे एक बार बता दीजिए, हल्का सा मुझे ब्लर दिख रहा है, क्या आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है? बस मुझे इसका और आंसर कर दीजिए। ये जो चार्ट आपके सामने है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे जल्दी। यस और नो? यस, ओके, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो देखो, आपको इस वाले चार्ट से बहुत कुछ चीजें बात पता चलने वाली है, चीजें पता चलने वाली है और याद भी रखना है। कैसे? देखो, सबसे पहले जब आप देखते हैं ना तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टेप लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, इनके बारे में बात की थी। तो मैग्नेटिक टेप हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, फिर यहाँ लिखा है मैग्नेटिक डिस्क, फिर लिखा है डिस्क कैशे, फिर लिखा है मेन मेमोरी, फिर लिखा है कैशे एंड फिर लिखा है रजिस्टर्स इन दी सीपीयू। इन सब का क्या मतलब होता है ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चार्ट है आपको ये बता रहा है कि एज यू गो फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप से आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे 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 आपकी मेमोरी की साइज जो है वो रिड्यूस होती जाती है। मतलब मेमोरी साइज क्या होगी? कम। लेकिन जितनी छोटी मेमोरी होती है उतनी ही उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, एक रजिस्टर नाम की मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में लगी होती है। क्यों लगी होती है आगे चल के मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका रजिस्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर्स जो होते हैं इनकी जो साइज होती है ये बहुत कम होती है, साइज में बहुत कम होते हैं। एक रजिस्टर मतलब ये वो वाला रजिस्टर्स नहीं जो आप जो अपना इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो वाला नहीं। ये रजिस्टर अलग चीज है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर्स है। तो मेमोरी जो है ये एक तरीके की काइंड ऑफ मेमोरी है। ये साइज में बहुत छोटी है, साइज में बहुत छोटी है, लेकिन स्पीड जो है इसकी सबसे ज्यादा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फास्टर स्पीड, मतलब जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं स्पीड ज्यादा मिलती है। और कैपेसिटी अगर देखें, साइज देखें तो वो रिड्यूस होती जाती है, सबसे छोटी रजिस्टर मेमोरी होती है। तो दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो स्पीड से पूछेगा तो इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, विच इज फास्टेस्ट लिख देगा। और अगर नहीं तो फिर बोल देगा विच हैज मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वो भी आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है रजिस्टर के बारे में जो पूछा गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये तीन चार ऑप्शन इसमें से देंगे। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो है वो आपकी रजिस्टर होती है, जो सीपीयू में लगी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक छोटी मोटी चीजें लिखी हुई है। आपको मेन जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उनको आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक होती है कैशे मेमोरी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कैशे मेमोरी के बारे में सुना होगा, बट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक बार। एक कैशे मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है।
तो मेनली अभी मैंने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको हल्का सा बताया भी था जब हमने ये पार्ट स्टार्ट किया था कि प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, इसको प्राथमिक बोल देंगे, इसको द्वितीयक बोल देंगे, ठीक है। तो अब हमारी कैशे प्राइमरी सेकेंडरी को हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी बोला जाता है, मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है, और प्राइमरी मतलब प्राथमिक। कैशे मेमोरी क्या होती है, वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास कैशे मेमोरी लिखा है, ठीक है। अब कैशे मेमोरी क्या होती है, तो आपको मैं सिंपल सा बताता हूं। जैसे कि आप लोग अपना सिस्टम या मोबाइल या कंप्यूटर या पीसी जो भी चलाते हैं, उसमें रैम और रोम आप इस तरीके की कुछ चीजें देखकर उसको परचेज करते हैं। अब ये रैम और रोम जो है ना, इसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। लेकिन हमारा जो हम आजकल देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल, लैपटॉप जो है वो बहुत फास्ट आने लग गए हैं, मतलब बहुत स्पीड ज्यादा होती है उनकी। तो क्या केवल रैम बढ़ा देने से स्पीड बढ़ जाती है? तो आंसर है नहीं। केवल रैम बढ़ा देने से तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। मतलब आप पहले एट ए टाइम 5 एप्लीकेशन चला पा रहे थे, तो अगर रैम बढ़ जाएगी तो 7 चला पाओगे, 10 चला पाओगे एक साथ। लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कौन डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है? तो वो कई सारी मेमोरी होती है, उसमें से एक आपकी है कैशे मेमोरी। अब इसको कैशे मेमोरी के अलावा भी अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इट इज ओके, बट कैशे मेमोरी जो है, चलो सारी बातें आएंगी रवि, है ना, कितनी देर के लिए रहता है डेटा वगैरह, सब चीजें भी बताते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज मच फास्टर देन दी मेमोरी, ठीक है। मच फास्टर देन मेमोरी, कौन सी? जो नॉर्मल मेमोरी प्राइमरी होती है। क्या होता है जब आपका सीपीयू, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो सीपीयू वर्क करता है। आपको सबको पता है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कौन सी है? सीपीयू है। अब सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है या जो हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो सीपीयू को, उसके इंस्ट्रक्शंस को, सीपीयू को उसके साइकिल कंप्लीट करने के लिए, सीपीयू को उसको प्रोसेस करने के लिए मेमोरी अलाउ कर सके, है ना। तो क्या होता है उस समय, फिर हमारा कंप्यूटर लैग करने लग जाएगा। जब हम कंप्यूटर चलाएंगे, सीपीयू डिमांड कर रहा है कि फास्ट हो काम, जो भी काम हो फास्ट हो, लेकिन हमारी कोई मेमोरी ऐसी नहीं है जो उसको डेटा उतनी फास्टली सप्लाई कर सके या उसको इनपुट दे सके सीपीयू को। तो हम क्या करते हैं, हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द सीपीयू इश्यूज अ मेमोरी रिक्वेस्ट, इट विल नॉट गेट द डेटा इट नीड फ्रॉम एनी मेनी सीपीयू साइकिल्स। जो सीपीयू के साइकिल उसमें उसको डेटा नहीं मिलता है। The slower the memory, the more cycles the CPU will have to wait। मतलब जितनी ज्यादा स्लो मेमोरी होगी उतनी ज्यादा सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। This problem can overcome by introducing a small and very fast। small and very fast, हमने पहले भी कहा कि जो मेमोरी जितनी छोटी होती है वो उतनी फास्ट होती है। तो जो छोटी है और फास्ट भी है, और उसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। और ये कहाँ लगी होती है? तो ये सीपीयू के पास में लगी होती है, नियर दी सीपीयू, ताकि उसको डेटा वहीं से प्रोवाइड होता रहे। आगे बात करें, द स्मॉल फास्ट मेमोरी इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप सीपीयू। इट एक्ट एज बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। आप जैसे अब समझिएगा थोड़ा सा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार में आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप लोगों ने जब परचेज किया तो आपने मोबाइल फोन को कुछ इस तरीके से परचेज किया कि सर मेरा फोन जो है वो 6 GB तो उसमें रैम होना चाहिए, मैंने जो परचेज किया वो, ठीक है। और 128 GB उसमें मुझे रोम चाहिए। आप ये क्या कहते हैं? ये हो गई रैम, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गई? अभी ये सब चीजें जिनको नहीं पता है आ जाएगी, और जो जानते हैं कि रैम रोम वगैरह क्या होती है तो ठीक है। एक्चुअल में ये जो है ना, ये हमारे सिस्टम की परमानेंट स्टोरेज है। ये हमारी जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। हमारा सिस्टम अगर बंद भी हो जाता है तब भी इसमें डेटा सेव रहता है, ठीक। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं अभी। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारी रैम जो होती है ये टेम्पररी होती है। क्या होती है? टेम्पररी होती है, ठीक। अभी आपने मोबाइल रखा, आपके पास मोबाइल में आपने एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन की। व्हाट्सएप चलाते चलाते आपको पता चला कि नहीं यार मुझे तो सॉन्ग भी सुनना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप को मिनिमाइज करोगे, सॉन्ग पे पहुंच जाओगे, एप्लीकेशन म्यूजिक जो भी होगी आपकी उसको ओपन करोगे आप। उसके अलावा आपको लग रहा है कि यार मुझे ना थोड़ा सा कहीं किसी को कॉलिंग वगैरह करना है या कोई कॉन्टेक्ट सेव करना है, तो आप इन दोनों को मिनिमाइज करके, या जो ऑलरेडी आपके पास सिस्टम या एप्लीकेशन चल रही है उनको चलाते हुए एक और नई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हो, और ये आपकी बैक टू बैक एक के बाद एक के बाद एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इनिशियली जब आप देखेंगे, जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, तो एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है टू इनिशिएट या टू स्टार्ट दैट एप्लीकेशन। लेकिन एक बार जब आपने वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और वो आपकी बैकग्राउंड में कहीं पर रखी हुई है, वो कहीं पर कहाँ रखी हुई है? बैकग्राउंड में, और आपने एक नई एप्लीकेशन ओपन की, जैसे कि मैंने सीक्वेंस बताया, व्हाट्सएप, म्यूजिक और फिर कॉन्टेक्ट।
तो आपने व्हाट्सएप को मिनिमाइज किया हुआ था, म्यूजिक चलाया था, म्यूजिक को मिनिमाइज करके कॉन्टेक्ट पे थे, अब आपको व्हाट्सएप पे जाना है। तो आप क्या करते हो, आपकी जितनी भी बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है उसमें से देखते हो व्हाट्सएप कहाँ है, उस पर क्लिक कर देते हो। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो होता ये है अल्टीमेटली कि आपका डेटा जो है या आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जबकि पहली बार आपने स्टार्ट की थी, एप्लीकेशन ओपन की थी तो वो टाइम ले रहा था। इस बार वो टाइम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि जो आपका व्हाट्सएप है, इनिशियली जब आपने उसको रखा था तो वो आपका कहां पर स्टोर हुआ, वो यहां पर रैम में स्टोर हो गया। इंस्टॉल कहां हुआ था वो, रोम में, सॉरी, रोम जो होता है, रोम में आपका स्टोर होता है, इंस्टॉल होता है वो। और इंस्टॉलेशन का काम यहां होता है जब आप उसको रन करते हैं, तो वो कहां रन होता है, तो वो रोम से निकलकर रैम में आ जाता है। कहां आ जाता है? रैम में आ जाता है। और यहाँ रैम में वो चलने लगता है। रैम, रोम जो है वो बड़ी साइज है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो स्पीड जो है थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू आपकी रैम। ठीक है, तो स्पीड जो है यहाँ पर आपको रैम में ज्यादा मिलती है। अब आपने एप्लीकेशन को कहाँ रखा हुआ है, ये व्हाट्सएप है आपका, तो अभी रैम में है, आपने मिनिमाइज किया, रैम में चल रहा है। अब क्या होता है, आपको एक्सेस करना है जल्दी जल्दी, तो आप रैम में से उसको एक्सेस कर पाते हैं, रोम में से उतनी जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है रैम और रोम में। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई आप लोगों को? है ना? तो उसी प्रकार से अगर हम देखें कि अब हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें भी अगर आप देखें तो इन दोनों के आगे भी एक मेमोरी होती है, और वो आपकी मेमोरी कौन सी है, तो वो है आपकी कैशे मेमोरी। कौन सी है? कैशे मेमोरी। ये जो होती है ये डायरेक्टली सीपीयू के पास में लगी होती है। किसके पास में लगी होती है? सीपीयू के पास में। और ये डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करती है। तो कंटिन्यूअसली आपके रैम से कैशे, और कैशे जो है वो किसको प्रोवाइड कर रही है? सीपीयू को, ताकि सीपीयू की स्पीड बढ़ सके, सीपीयू को जल्दी जल्दी डेटा मिले। ठीक। अगेन जब आप फोन स्विच ऑफ करते हैं या पावर ऑफ हो जाता है, तो फिर ये टेम्परेरी मेमोरी में जो डेटा होता है, ये डेटा इरेज हो जाता है। डेटा सारा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। तो फिर अब क्या करोगे? डेटा कहां स्टोर होता है? डेटा यहाँ पे परमानेंट होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर्ड रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। स्विच ऑफ होने पर भी रोम में जो डेटा है वो एज इट इज बना रहता है, इसीलिए परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है। क्लियर? अब आपके सिस्टम में इनिशियली जब आपने मोबाइल वगैरह कुछ खरीदा था, तो ये जो दोनों थी, कौन कौन सी, रैम और रोम जो है, ये दोनों की दोनों इनबिल्ट आती हैं। और इनके अलावा अगर आप कुछ यूज करते हैं, ये तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मेन मेमोरी, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल के साथ में आती है, पहली बात। दूसरी बात कि इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यही हमारी प्राइमरी है ना, ये हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल फोन में लगा सकता हूँ एक मेमोरी कार्ड, मैं अपने सिस्टम में पेन ड्राइव या मोबाइल में पेन ड्राइव अटैच कर सकता हूं। और वो जब मैं एडिशनली अटैच करता हूं तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे आएगा इसके बारे में, लेकिन अब आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इनबिल्ट होती है वो रैम एंड रोम है, जो आपकी आप एडिशनली ऐड करते हैं बाहर से, वो आपकी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी के अंदर चली जाती है। ठीक है, यहां तक बात, ये बातें अगर क्लियर है तो अब आपको शायद ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मेन मेमोरी जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या है। तो ये बफर का काम करती है, मतलब मेन मेमोरी जो है थोड़ी स्लो होती है। मेन मेमोरी में डेटा जो होता है वो धीरे रिट्रीव हो पाता है, धीरे जाता है, सीपीयू को धीरे प्रोसेस हो पाता है। इसलिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं, विच विल एक्ट एज द बफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। अब कैसे बफर का काम कर रही है जरा ध्यान से देखें। ये रही मेन मेमोरी, बीच में है आपका कैशे मेमोरी, और ऊपर है आपका सीपीयू। तो इन दोनों के बीच में बफर का काम कर रही है ना ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब कैशे मेमोरी को, ये किसी स्टूडेंट को अगर हिंदी में देखना है तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। एडवांटेजेस की बात करें कि कैशे मेमोरी के क्या एडवांटेजेस है, तो ये फास्टर होती है। फास्ट होती है किससे? मेन मेमोरी से। इट टेक्स लेस टाइम और कंज्यूम लेस टाइम टू इनिशिएट और प्रोवाइड डेटा टू दी सीपीयू। ठीक है, इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होते हैं वो यहां से आते हैं। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज, मतलब इसमें डेटा जो होता है वो टेम्पररी यूज के लिए ही स्टोर किया जाता है, अदरवाइज इसमें से डिलीट कर दिया जाएगा स्विच ऑफ होने पर कैशे मेमोरी। अच्छा, कई बार मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने इंटरनेट से रिलेटेड कोई क्रोम वगैरह में कोई अगर मेमोरी कोई इश्यू फेस किया होगा कभी कभार, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर या जो टेक्नीशियन होते हैं ना, कभी कभार वो बोलते हैं कि काम करिए सर, आप अपने सिस्टम की कैशे मेमोरी जो है उसको आप डिलीट कर दीजिए।
ठीक है ना? मतलब आपके क्या बोल रहा था मैं? यार मैं कुछ कह रहा था, चलो कोई बात नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हाँ, क्रोम में जो आपका डेटा स्टोर होता है ना, कभी कभार वो बोलता है कि इस कैशे को क्लियर कर दीजिए। तो मतलब जितना भी आपने पिछले पिछले कुछ समय में जो आपने वेबसाइट्स वगैरह रन की है, जो वेबसाइट चलाई है, उन सभी का जो जितना भी डेटा है वो इरेज करने को कहता है। कैशे मेमोरी डिलीट करने का मतलब ये होता है कि कुछ डेटा स्टोर हो गया, कुछ वहां पर चीजें ऑलरेडी आपके सिस्टम में स्टोर हो गई, जिसकी वजह से अगली चीज ब्लॉक हो रही है या रन नहीं हो पा रही, तो उनको डिलीट करो, चलने लग जाता सब कुछ ठीक ठाक। तो वही कैशे मेमोरी होता है और इसमें टेम्पररी यूज के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर बात करें कि कैशे मेमोरी का एक डिसएडवांटेज है, और वो क्या है कि इसका एक तो ये कि ये साइज में बहुत छोटी होती है और एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग अब प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी आप इसको क्या कहेंगे? मेन मेमोरी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी किसे कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है जो आपके सिस्टम, अभी मैंने कहा कि जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट आती है। चलो इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटास एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। जो आपका सिस्टम अभी चल रहा है, या ये जो सिस्टम चल रहा है, ये दो वजह से चल रहा है। एक किस वजह से चल रहा है कि जो हमने एक एप्लीकेशन जो चलाई है, जो आपका नोट कहलाता है, ये आपके जो आपका बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड में नोट करके एक एप्लीकेशन आती है, उसको हम रन करते हैं। तो नोट एप्लीकेशन उसके प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड है। वहां से उठाकर उसने, मतलब रोम जिसको आप कहेंगे, वहां से उठाकर रैम में डाला हुआ, रैम से कैशे में है, तब आपको ये चल रहा है। तभी हम कहते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी है। इसमें डेटा उसमें स्टोर होता है, वो वाली चीजें प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है जो आपके सिस्टम को अभी चलाने के लिए यूजफुल है, ठीक है, मेमोरी वाइज अगर बात करें तो। और नेक्स्ट क्या लिखा है? इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा हमारे सिस्टम्स जो होते हैं आजकल, ठीक है, कुछ फोन्स आते हैं 1 TB इनबिल्ट, है ना, 256 GB इनबिल्ट, ऐसे आते जरूर हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें इन जनरल हमारे सिस्टम्स जो होते हैं वो 512, 1 TB, 2 TB इस लिमिट तक आते हैं। और अगर हमें इससे एडिशनल और चाहिए होता है तो हम एक हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, एंड इट लॉस्ट इट्स पावर व्हेन स्विच्ड ऑफ, व्हेन लाइट ऑफ या स्विच्ड ऑफ। अगर आप मान लीजिए कि आपने स्विच ऑफ कर दिया है, तो रैम का जो डेटा है, रैम जो होती है, उसका डेटा पूरी तरीके से क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। कैशे मेमोरी के लिए भी आपने देखा, कैशे मेमोरी हो गई चाहे मेन मेमोरी हो जाए, ये सब की सब जो है किससे बनी हुई है? तो आज की डेट में ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर याद रखना सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, और इसीलिए वो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, वन इज रैम एंड अनदर इज रोम, ठीक है। हमारे सिस्टम के लिए रैम एंड रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा है कि पावर लॉस हो जाता है, वो केवल और केवल किसके लिए सत्य है? ये केवल और केवल सत्य है किसके लिए? सत्य है रैम के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा रैम एंड रोम में डिफरेंस है, इसको मैं आपको बता देता हूं कि रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। अभी ना आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, तब से पावर ऑफ है। अगर बाई चांस इन एनी केस आपकी क्लास जो है बीच में रुक जाती है, इसके बाद अगर आपकी क्लास कभी भी है ना ऑल ऑफ सडन अगर शटडाउन होता है, तो परेशान मत होना, पावर कट हो गया तो ऐसा होगा, क्योंकि अभी इन्वर्टर पे चल रहा है, इन्वर्टर ज्यादा लोड नहीं लेता, बोर्ड काफी पावर कंज्यूम करता है इसलिए, ठीक है। अभी 20-25 मिनट से तो इन्वर्टर चल ही रहा है। अगर अब क्लास बंद हुई मतलब समझ लीजिएगा कि पूरी तरीके से पावर डाउन है, ठीक। रैम और रोम की जब हम बात करते हैं तो रैम की डेफिनेशन में लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही इसका फुल फॉर्म है। अब बार बार रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उससे अच्छा है कि रैम बोले। इट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड randomly at any time in any order and in any physical location, allowing quick access and the manipulation। ये जो बात लिखी इसका क्या मतलब है? रैम एक ऐसी चीज होती है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज चला सकते हैं और कोई सी भी सीक्वेंस में चला सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि एक आपके पास व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, एक मान लीजिए आपने साथ में फोन पे चला रहे थे आप, एक आपके पास क्या चल रहा था? म्यूजिक चल रहा था,
एक आपके पास और कोई चीज चल रही थी जिससे आप कुछ पढ़ रहे थे, मान लीजिए आपके पास एक पीडीएफ व्यूअर है ना, तो ये सारी चीजें जब चल रही थी, आप अगर चाहें तो यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं, रैंडम सीक्वेंस में भी इसमें आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या अलाउ जो है एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर जब रोम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम जो होती है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड और रिप्रोग्राम्ड या अल्टर नहीं की जा सकती है। समझ गए? इजीली लिखा है लेकिन की जा सकती है, लेकिन इजीली नहीं होती है। ठीक, मैं इसका एक एग्जांपल आपको देके समझा दूंगा अभी। stored instruction that are not necessary for rebooting up to make the computer operate when it is switched off, they are hardwired। ठीक है, दे आर हार्ड वायर्ड। अब उसका मतलब क्या होता है समझो थोड़ा सा। यहां पर रोम में क्या होता है, रोम में आपका मेन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। हमारे मोबाइल में जो फोन आया उसमें मान लीजिए हम लोगों ने फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, 6 GB प्लस 128 GB का जो एग्जांपल था। अब आप देखेंगे, अगर आपके फोन को अभी नहीं देखना, क्लास के बाद देखना, आपको 128 GB फुल्ली यूटिलाइजेबल नहीं होगी आपके लिए। आपको इसमें से 114 GB, 115 GB या हो सकता है 1111, मतलब 1111 GB के आसपास जो है आपको यहाँ पर डेटा स्टोरेज के लिए मिले। बाकी जो ये 17 से 14 के बीच में जो डेटा है या जीबी जो है वो कहाँ जा रही है, तो सर वो जाती है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम मोबाइल में चल रहा है उसको भी तो स्पेस चाहिए, वो भी तो जब इंस्टॉल होगा तो स्पेस लेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, राइट। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सर इसमें जो डेटा होता है ना, ये एक बार आपने जो कर दिया, जिस तरीके से आपने बाइफरकेशन कर दिया, इसको आप रीप्रोग्राम या अल्टर नहीं कर सकते हैं इजीली। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका पीसी होता है, कंप्यूटर होता है ना, इस कंप्यूटर में आप लोग ये काम इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आपका फोन स्टार्ट होता है तब आप इसमें रीबूटिंग का ऑप्शन डाल दीजिए। यहाँ पे फंक्शंस की होती है, उनका यूज करके आप क्या कर सकते, सॉरी फंक्शन की यहाँ होगी, फंक्शन की का यूज करके आप अपने सिस्टम को रिबूट पे डाल सकते हैं। वहां पर आप अलग अलग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ में आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका बाइफरकेशन कर सकते हैं कि मुझे आपके मोबाइल, आपके मैं बता देता हूँ, चलो आपको बता ही देता हूँ। हमारे पास भी सिस्टम है ना यहाँ पर, देखो जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये वाली फाइल ओपन की, दिखा। अब जब आप ध्यान से देखते हैं तो दिस पीसी, ये देखो दिख रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये लोकल डिस्क सी, ये दिख रहा है डी, ये दिख रहा है आपको ये बैकअप दिख रहा है। तो यहाँ पर ना लिखा है कि 33 GB होगा, यहाँ पर लिखा है 65 GB होगा, ये 20 GB लिखा है। अगर मैं चाहूं तो मैं पहली बात तो 3 की जगह में 4 डिस्क बना सकता हूं अलग अलग। अगर मैं चाहूं तो इसमें 65 की जगह इसको 70 GB कर सकता हूं। यहाँ पे जो आपका 33 GB लिखा है इसको 20 GB कर सकता हूँ। यहाँ पर एक 10 GB की नई फाइल भी बना सकता हूँ। लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता है। जब आप सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तब ये बाइफर्केशन पॉसिबल है। ठीक, तो ये यहाँ जो लिखी है वो बात है। अब इनके फुल फॉर्म जो आपको सबको पता है कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आपका रैम। और इनमें डिफरेंस देखें, इनका यूज क्या होता है। यूज ये है कि रैम जो है वो कंप्यूटर को डेटा रीड करने में क्विकली लिखा है, टू रन दी एप्लीकेशंस इट अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब यहाँ पर आप कंप्यूटर में इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। रोम जो होती है वो क्या करती है, तो इसके लिए प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशिएट बूट द कंप्यूटर, ठीक है, ओनली अलाउज दी रीडिंग। मतलब जो आपने अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था वो आपका बूटिंग के समय, बूटिंग का मतलब जानते हैं क्या? बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को ऑन करना। बूटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम जब ऑन किया जाता है उसको बूट करना कहते हैं, ठीक है। तो बूटिंग के टाइम पर केवल ये आपकी रोम काम आती है, वहां पर रैम से कुछ काम वहां पर नहीं होता है, ठीक है। आपको मैं बूटिंग बताऊंगा, दो टाइप की बूटिंग होती है, ध्यान रखना। चलो अभी लिख ही देता हूँ, यहाँ पर वर्ड आ गया तो। किसी को पता है कौन कौन सी बूटिंग होती है? दो टाइप की कौन सी होती है? एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है हॉट, तो नहीं बोलते, वार्म बोलते हैं। ठीक है, when we start the system, after a long time,
इसका क्या मतलब है? और फर्स्ट टाइम इन द डे, इसका मतलब ये है कि आपने रात भर से अपना एक लेमन टर्म में मैं आपको समझाता हूं। यस, कोल्ड एंड वार्म होती है ना, दो टाइप की, कोल्ड बुटीन एंड वार्म। चलो चलो, बहुत बढ़िया, स्टार्ट होने की प्रोसेस होगी। यस, है ना। तो कोल्ड का मतलब कि आपका सिस्टम बहुत देर से बंद था और आपने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। या रात भर से बंद था, आपने रात में बंद करके सोए, सुबह जब स्टार्ट किया तो उसको आप कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो बहुत देर से बंद है, स्टार्ट किया तो कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी व्हेन वी रीस्टार्ट आवर सिस्टम, जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, अभी चल रहा था लेकिन रीस्टार्टिंग की, तब वो कहलाता है वार्म बूटिंग, ठीक है। दो टाइप की बूटिंग होती है। तो बूटिंग के समय हमारी रोम जो है, हमारी जो रोम है वो काम करेगी, और जो रैम है वो क्या करती है? ये हमारे एप्लीकेशंस को, ये हमारे डेटा को, हमारे सीपीयू को इजीली प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक। वॉलेटिलिटी की बात करें, है ना, वॉलेटाइल कौन होते हैं ज्यादा? तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। रैम जो होती है वो क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। मतलब ये जल्दी से, जैसे ही आपने सिस्टम बंद किया, ये पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, इसके अंदर का डेटा जो है इरेज हो जाता है। लेकिन रोम की जब बात करते हैं, इट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसका डेटा इरेज नहीं होगा, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं रैम के, तो रैम बहुत दो टाइप की स्पेशली कैटेगराइजेशन होता है। एक होता है आपका स्टैटिक रैम एंड एक होता है आपका डायनेमिक रैम। और वहीं जब हम बात करते हैं हमारी रोम की, तो वहां होती है पी रोम, ईपी रोम, ईआरपी, है ना, ये सब अलग अलग टाइप की ईईपीआरओएम, ये आपकी रोम होती है। अभी मैं इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ये डिफरेंट टाइप की जो आपके यहाँ पे रोम्स लिखी हुई है, रैम लिखी हुई है, इनका क्या मतलब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वहीं पर रैम को। सबसे पहले जब आप रैम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? दो टाइप की होती है स्पेशली, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस का मतलब है स्टैटिक, एस का मतलब यहाँ पर क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, और रैम रैम है। वहीं पर यह जो डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डायनेमिक। अब आप देखें कि जब मैं बात करता हूं मेरे मोबाइल में या मेरे सिस्टम में, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल टाइम में आप लोग 3 से 4 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, 8 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, 10 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो उस समय आपका सिस्टम जो है, अगर आपके सिस्टम में एस रैम है, तो प्रीवियस वाली जितनी भी रैम होंगी, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो क्लोज नहीं होगी, वो मिनिमाइज जरूर हो जाएगी। मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने यूट्यूब ओपन किया, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक आपने टेलीग्राम यूज किया, ठीक है। एक आपने क्रोम यूज किया है, क्रोम देख लेते हैं हम लोग। एक आपका पिक्चर्स वाला देख लेते हैं, ठीक है। और एक आपका कोई और हम देख लेते हैं। चलो, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब जरा ध्यान से समझना, मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब समझाता हूं, ठीक। देखो, अभी आपको शायद मेरा फोन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ये मेरा फोन। अभी आपको मेन स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि एक दो, है ना, तीन चार पांच आपको एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं। ये सारी बैकग्राउंड में है, मैंने मिनिमाइज कर दी, सारी बैकग्राउंड में चल रही है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि मैं चाहूं अगर तो मैं यहां से क्लिक करता हूं और मैं किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा तो मेरी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कैशे मेमोरी में डेटा चले जाता है जिससे वो बहुत फास्ट रिट्रीव करता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप किसी पर भी चले आइए, ये फोटोज ओपन हो गए मेरे, ठीक है। ये क्या हो गए? सारे फोटोज ओपन हो गए, गैलरी ओपन हो गई। अगर मैं यहां से चाहता हूं कि मैं क्रोम पर जाऊं, तो मैं यहाँ क्रोम पर क्लिक करता हूं, क्रोम ओपन हो जाएगा, हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये हुआ ये यहां पर हुआ ये कि आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो रन कर रही है। ये यूट्यूब आपका रन कर रहा है, पीछे हो रहा है। तो जिस तरीके से आप बात करते हैं कि हमारे इसमें डेटा स्टोर है, या अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है, तो वो स्टैटिक का काम है। किसका काम है? स्टैटिक का। जब भी कभी स्टैटिक रैम होती है, तो उसमें बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन करती है, इरेज नहीं होती है, मिनिमाइज करने पर डिलीट नहीं होती। पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरी रैम जो है वो डायनेमिक रैम है, कैसी है? डायनेमिक, जो कि इस फोन में नहीं है, तो अब क्या होगा? डायनेमिक रैम की कंडीशन में क्या होगा कि आपका फोन जब आप मिनिमाइज करेंगे ना, तो ये जो बैकग्राउंड में आपको जो एप्लीकेशंस दिख रही थी, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम बंद कर देता है, ठीक है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मेरे मोबाइल की स्पीड बढ़ी हुई रहे, मेरे मोबाइल को जो है प्रोसेसर के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड ना आए,
और वो फास्ट प्रोसेसिंग कर आपको डेटा प्रोवाइड करता रहे। तो ये डिफरेंस होता है आपके एस रैम और डी रैम में। डी मतलब डायनेमिक, जो खुद से अपना डेटा जो है वो डिलीट करता रहेगा, बैकग्राउंड डेटा जो ज्यादा पुराना डेटा हो जाएगा उसको डिलीट कर देगा, डायनेमिकली कहलाती है, डायनेमिक रैम कहलाती है। और स्टैटिक में जितना आपने ओपन किया है वो सब की सब ओपन रहेगा। ठीक है ये बात, है ना। अब यहां से आगे बढ़े तो अब हम लोग इनमें एस रैम और डी रैम में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या ये आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। 1 मिनट में पानी लेकर आया, मुझे रिप्लाई करिए, ये जो आपने देखा यहाँ पर वो आप पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, डेफिनेशन तो कोई बात नहीं, टाइप ऑफ रैम है एस रैम, है ना, जो हमारे लिए जो है स्टोर करती है डेटा, कोई बड़ी बात नहीं। डी रैम में कौन आता है? डी रैम मेक्स यूज ऑफ कैपेसिटर्स टू स्टोर बिट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ये कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है कि कैसे जो है डेटा स्टोर होता है, कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो इसको, हमें जो समझना वो ये है। एस रैम जो है वो फास्ट होती है, डी रैम जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। फास्ट और स्लो क्यों लिखा है यहाँ पर, ये समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिलीट कर रही है तो फास्ट होना चाहिए और ये डिलीट नहीं कर रही है तो स्लो होना चाहिए। भाई साहब वो डिलीट नहीं कर रही है तो इसको फास्ट होना पड़ेगा ना। और ये डेटा क्या करती है, पुराना डेटा डिलीट कर देती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो भी होगी तो भी आपको ये अच्छा काम करके देगी डी रैम। ठीक है, जैसे हाँ, रीड राइट स्पीड की बात है। ठीक, साइज की बात करें तो जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस बहुत देर तक के लिए स्टोर रहेंगे वो एस रैम है, और डी रैम तो अपनी पुरानी एप्लीकेशंस को डिलीट कर देती है, इरेज कर देती है डेटा, तो वो तो स्मॉलर साइज में हो जाएगी। तो डी रैम स्मॉलर साइज, एस रैम बिगर साइज। कॉस्ट की बात करें तो क्योंकि इसकी साइज बड़ी है इसलिए पैसा भी इसमें ज्यादा लगेगा, इसकी साइज छोटी है इसलिए पर बिट अगर हम देखें तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाती है। कैपेसिटी की बात करें सेम टेक्नोलॉजी में तो इसकी कैपेसिटी कम होती है और इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। सेम टेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, सेम टेक्नोलॉजी। अगर हम देखें कि हमारी एस रैम और डी रैम में सेम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाए अगर, और उसके कैपेसिटी का डिफरेंस देखा जाए तो एस रैम की कैपेसिटी कम होती है, डी रैम की कैपेसिटी ज्यादा होती है। वहीं पर एप्लीकेशंस क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं उन लोगों को, उनको जो रन करने के लिए आपकी एस रैम यूज होती है, और जब आप बात करते हैं कोई पर्सनल कंप्यूटर वगैरह में तो वहां पर आपको डी रैम यूज करना पड़ता है। ठीक है, इनके टाइप पर आपको जाना नहीं है। पावर कंजम्पशन आपका रैम एस रैम में लेस होता है, डी रैम में मोर होता है। अब आप समझेंगे, आपको ये लगेगा कि सर यहाँ पर तो बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ चल रही थी तो इसमें पावर कंजम्पशन लेस कैसे हुआ, और यहाँ तो एप्लीकेशन डिलीट होती जा रही थी तो कैसे हुआ। तो ध्यान से समझना, हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं डी रैम और एस रैम में, समझे। डी रैम जो है वो एक बार जो इसमें डेटा आ जाता है उसको खुद से डिलीट नहीं करती। इट मींस कि ये खुद कुछ काम नहीं कर रही है, और खुद कुछ काम नहीं करेगी तो पावर कंज्यूम भी नहीं करेगी ना। तो एस रैम जो होती है उसमें पावर कंजम्पशन लेस होता है। वहीं पर डी रैम क्या करती है, हमने एप्लीकेशन ओपन की और डी रैम उसको बार बार रिपीटेटिवली देख रही है कि कोई डेटा डिलीट करने लायक हो मैं डिलीट कर दूं, डिलीट करने लायक हो मैं डिलीट कर दूं। तो ऐसी डी रैम पावर कंजम्पशन के मामले में ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी एज कंपेयर टू एस रैम। तो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है ना। यहाँ पर एक दो चीजें जो है वो थोड़ी ऑड सी है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना था, मैंने बता दिया ये। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है रोम। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो रोम है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, रोम हैज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप की होती है, उन तीनों टाइप को आगे हम देखें, आगे देखने वाले हैं। क्या होता है, लिखा है डेटा स्टोर्ड इन दिस चिप्स इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, डेटा जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, कि कभी भी लॉस नहीं होगा। डेटा स्टोर्ड इन दिस चिप्स इज आइदर अनचेंजेबल और रिक्वायर्ड अ स्पेशल ऑपरेशन टू चेंज। अनचेंजेबल या स्पेशल ऑपरेशन, अगर इसमें कोई डेटा स्टोर है तो आपको या तो वो चेंज नहीं होगा या स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा टू चेंज दैट डेटा जो उसमें स्टोर किया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग, चलो अभी इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी तो बस इतना ही समझो। आगे बढ़ेंगे अब इसके टाइप्स पर, है ना, ये हिंदी में लिखा है। टाइप्स में जब बात करें तो आपको अभी कहा गया था कि एक पी रोम होती है। क्या होती है, पी रोम। पी रोम का क्या मतलब होता है और हमारा ईपी रोम का क्या मतलब होता है। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
है ना। इसका क्या मतलब, प्रोग्रामेबल मतलब जिसको हम लोग रीड एंड राइट, आप लोगों ने जैसे अभी विनय ने यूज किया वर्ड रीड एंड राइट, है ना। रीड करने का मतलब क्या होता है, रीड करने का मतलब होता है कि जिसको हम केवल जो स्टोर्ड डेटा है, जो स्टोर्ड डेटा है, स्टोर्ड डेटा जो है आपके पास, उस डेटा को आप केवल रिट्रीव करें, है ना। रिट्रीव करें मतलब उसको केवल देखें, उस डेटा को केवल पढ़ पाए, उस डेटा को केवल देख पाए, वो कहलाता है रीड। और राइट मतलब उसमें कुछ लिख सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, वो राइट कहलाता है। ठीक है, यस। तो देखो अब हमारे पास लिखा है दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, है ना। इनिशियली कैसी होती है, ये ब्लैंक होती है, इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन डेटा नहीं होते हैं, इनिशियली ये ब्लैंक होती है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डेटा और प्रोग्राम, इसके अंदर हम लोग डेटा और प्रोग्राम लिख सकते हैं। आप लोगों में से आई डोंट नो, पर बहुत पहले की बात है ये, अभी अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन हमारे जब हमारे पास नए नए सिस्टम्स आए थे तो हम बड़ी एक चीज से परेशान होते थे कि विंडोज जो है वो जो ओरिजिनल विंडो जो है वो आपके सिस्टम में लगाकर नहीं देते थे। मेरा पहला लैपटॉप जो था उसमें पहली बार विंडोज का जो आपका क्रैक्ड वर्जन था वो इंस्टॉल कर दिया मैंने, जब मैंने कंपनी से परचेज किया था। लेकिन जब उसमें एक बार प्रॉब्लम आई तो जिनको मैंने वो ठीक करवाने के लिए दिया था उन्होंने वो वर्जन जो था मतलब पूरा फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने से उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी गायब कर दिया और नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। और वो कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ, जब ये विंडोज 10-11 वाला सिस्टम आया था तो उन्होंने सिस्टम में विंडोज 10 डाल के दे दिया। तो जो पुराना 7 वाला वर्जन था, जो ओरिजिनल था, क्रैक्ड वर्जन था, लाइसेंस्ड वर्जन था, वो गया। अब मेरे सिस्टम में जो 10 वाला आया वो आया केवल क्रैक्ड वर्जन, है ना। पहले वाला लाइसेंस्ड वर्जन था, बाद वाला क्रैक्ड वर्जन आया। क्रैक्ड वर्जन आया तो उससे हुआ ये कि वो मुझे पसंद नहीं आया। अब मुझे वापस विंडोज 7 पर जाना था, तो जब मैंने विंडोज 7 पर जाने की कोशिश की तो मुझे 300 या 400 रुपए कुछ कॉस्टिंग बताई उसने कि मैं 300-400 रुपए लूंगा। मैंने कहा क्या ये लाइसेंस है, उसने कहा नहीं सर लाइसेंस नहीं होगा, केवल ये आपको क्रैक्ड वर्जन में दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये 400 रुपए लगे, इससे तो बेटर है मेरी क्लास में सीएस के कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब हमारे कॉलेज में, तो उनसे बात की। मैंने कहा भाई अगर हो सकता है तो तुम मुझे इसका क्रैक्ड वर्जन तुम्हारे पास हो तो दे दो। तो मुझे पेनड्राइव में क्रैक्ड वर्जन मिल गया उसका। अब सुनना ध्यान से, जो पेनड्राइव में वर्जन मिला मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, मैंने उसको रिबूट कर मतलब स्टार्ट करने के टाइम पर बूट का ऑप्शन प्लेस किया और वहां पर उसको पूरा इंस्टॉल कर लिया, खुद से इंस्टॉल कर लिया। हुआ ये कि इनिशियली जो मैंने पेनड्राइव उसको दी थी, है ना, मेरी जो पेनड्राइव वहां पर उसके पास गई थी, उस पेनड्राइव को मैंने, उसने क्या किया, उस पेनड्राइव को उसने पूरी तरीके से फॉर्मेट किया। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, ब्लैंक हो चुकी थी। और ब्लैंक होने पर उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज 7 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको उसने राइट कर दिया। राइट करने का मतलब समझे, उसके अंदर लोड करना, उसके अंदर डेटा फिट कर देना, उसको भर देना, ये कहलाता है राइट करना। तो जब आप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, पी रोम की बात करते हैं, तो इनिशियली ये ब्लैंक होती है। इनिशियली क्या होती है, ब्लैंक होती है। उसके बाद आप चाहें या आपके जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको वो जो है उसमें कोई भी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं या डेटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर वंस द प्रोग्राम और डेटा, अब इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है,